नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आपकी लंबी मांग, जो एक बहुत अरसे से आपकी मांग थी, उसे पूरा करने वाले हैं। आई एम श्योर आप बहुत एक्साइटेड होंगे। आप अगर पूरे चैनल प्लीज सिट डाउन को देखें तो आपको उसमें बार बार कमेंट्स में एक मांग दिखाई देती है, और वह मांग ये है कि सर, आचार्य प्रशांत से बात कीजिए। और आज हम खुशकिस्मत हैं, सौभाग्य है हमारा कि हमारे पास एक वक्ता के तौर पर प्लीज सिट डाउन के कैजुअल टॉक में आचार्य प्रशांत खुद हैं। स्वागत है आपका। और आपका बहुत आभार अरे, इस चर्चा में मुझे आमंत्रित करने के लिए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आचार्य प्रशांत ने न केवल हमारी इस आमंत्रण को स्वीकार किया है, बल्कि हमें विश्वास दिलाया है कि बहुत इत्मीनान से हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग किसी दौड़ भाग में नहीं रहेंगे, हमें किसी से कुछ निकाल नहीं लेना है, हमें एकदम सहज, यदि संभव हो तो गहरी चर्चा करनी है। इसलिए अगर आपको कहीं जल्दी जाना है, चले जाइए। जब आपके पास समय हो तो प्लीज वापस आइएगा और इस वीडियो को फिर से नए सिरे से देखना शुरू कीजिएगा। तो बातचीत शुरू करते हैं कैजुअल टॉक आचार्य प्रशांत जी से। सर, बातचीत शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहले स्वाभाविक है कि आपने अलग अलग जगहों पर लोगों से बहुत सारी चर्चा की है, इसलिए बहुत दर्शकों के पास शायद पहले से बहुत सारी सूचनाएं होंगी। अ, लेकिन चूंकि हमारे प्लीज सिट डाउन के जो दर्शक हैं उनमें बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि जिसे हम एकदम युवा लोग कहते हैं, 16-17 साल से लेकर 25-30 साल तक के। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एस्पिरेंट्स होते हैं इत्यादि। बल्कि मैं तो इस वजह से आपका आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहता था कि आपने एक शिक्षक से बातचीत करना स्वीकार किया, और हम एक शिक्षक की तरह ही बातचीत करेंगे। हम लोग जब आपके इस जीवन वृत्त को देखते हैं तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हर जगह कही जाती है, आपने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की, आपने आईआईएम से पढ़ाई की, बल्कि आपने वह परीक्षा जिसको आमतौर पर प्लीज सिट डाउन के जो दर्शक हैं वो बहुत ना जाने क्यों, लेकिन बहुत उम्मीद से देखते हैं, उस परीक्षा को भी आपने पास किया। ये जो एक बड़ा टर्न है, बल्कि एक से ज़्यादा, लेकिन एक बड़ा टर्न आपके जीवन में आता है जब आप दुनिया के दरअसल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय स्पिरिचुअलिटी कोच बनते हैं। लेकिन ये जो बदलाव है, हम लोग हमेशा से पढ़ते रहे कि बदलाव आमतौर पर दो वजहों से आता है। इसका या तो सूत्र होता है बचपन में, कि बचपन में आपके साथ कुछ घटित हुआ, या फिर कोई बहुत बड़ी प्रेरणा। आप एक आईआईटी आईएम होने के बावजूद आपने ये वाली राह जो चुनी, इन दोनों या इसके अतिरिक्त क्या वजह रही इस बड़े मोड़ के लिए? लगभग लगभग 180 नहीं तो 270 डिग्री का मोड़ तो है ये। असल में वो उतना बड़ा कोई मोड़ था नहीं, और ना कोई उतना नाटकीय ड्रामेटिक क्षण आया था कि जब मुझे बैठ के विचार करना पड़े कि अब जिंदगी किधर भेजूं या उधर फेंकूं। प्रेरणा आपने कहा तो मैं खुशकिस्मत था कि बचपन से पढ़ता बहुत रहता था, और मुझे माहौल भी उसके अनुकूल दिया गया। और आमतौर पे वो किताबें जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कुछ उनकी रुचि नहीं होती, कुछ उनको उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वो सब साहित्य मुझे उपलब्ध करा दिया गया था। नहीं पूरा समझ में आता था, पर फिर भी मैं पढ़ता रहता था। तो प्रेरणाओं की कमी नहीं थी, बल्कि जितने प्रेरक व्यक्तित्वों के नाम, जीवनियाँ, पूरे उनके कहिए कथानक मैं बचपन में जानता था, उससे आज कम मुझे स्मरण होंगे। उस मामले में तब मैं ज़्यादा जानकार हो गया था। तो प्रेरणाओं की कमी नहीं थी। हर क्षेत्र, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, खेल, जितने तरीके के मानव गति के क्षेत्र हो सकते हैं, उन सब क्षेत्रों में जो ऊंचे से ऊंचे व्यक्तित्व रहे हैं, ऐतिहासिक, समसामयिक, वो सब पता रहते थे। तो मैं एक और उनको देखता था और दूसरी ओर अपने आसपास की ज़िंदगी को देखता था। 10वीं तक मैं खालिस उत्तर प्रदेश में रहा, वहीं पढ़ाई हुई।
पिताजी का स्थानांतरण होता रहता था, सरकारी सेवा में थे, तो उन्हीं के साथ पूरा उत्तर प्रदेश घूमा है। तो आप सोचिए, एक और आप दुनिया के ऊंचे से ऊंचे व्यक्तित्वों को देख रहे हो और दूसरी ओर आप उत्तर प्रदेश को देख रहे हो। वो जो भेद था, कंट्रास्ट, वो बड़े ज़बरदस्त रूप से उभरता था। और कुछ मेरी वृत्ति ऐसी कि मुझे समझौता करना पसंद नहीं होता, या कि मान लेना या अपने आप को समझा देना कि नहीं जो चल रहा है वो ठीक है। कुछ अगर अखरता था तो अखरता था, नहीं ठीक लगता था। चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे रूढ़िवाद हो, चाहे गरीबी हो, चाहे सांस्कृतिक पतन हो, तमाम तरह की रूढ़ियाँ हो, दमन हो, शोषण हो, ये जचता नहीं था। इसलिए भी नहीं जचता था क्योंकि यहाँ देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मनुष्य की गरिमा के लिए, मनुष्य मनुष्य में समानता के लिए अपनी जान तक दे दी। और फिर मैं अपने आसपास के माहौल को देख रहा हूँ, तो ये तो मुझे एकदम स्पष्ट था कि ये सब बदलना चाहिए, ये तस्वीर ऐसी नहीं रह सकती, और अगर ऐसी रहेगी तो मैं बेचैन रहूँगा। तो मैं बेचैन तो रहता था। गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं लगातार ऐसे खिड़की से मुंह बाहर डाल करके देखता रहता था। मैं देखता बहुत था, ऑब्जर्वेशन। और जो देखता था वो अधिकांशतः पसंद नहीं आता था। गरीबी बहुत थी और सूखे चेहरे, कुपोषण, बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और न जाने कितनी बातें, गंदगी। तो और वो जो मेरे साल थे, उनमें भारत में राजनीतिक हलचल भी बहुत थी। शाहबानो केस, बाबरी मस्जिद के ताले खुलना, उससे पहले इंदिरा गांधी हत्याकांड, उसके पहले का याद नहीं है। इंदिरा गांधी हत्याकांड के समय में 6-7 बरस का था। और उसके बाद जो कार सेवकों पर गोलीबारी हुई थी 1990, मंडल कमीशन, 92, बाबरी मस्जिद। इस बीच में अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी बहुत सारी, सोवियत संघ का विघटन, खाड़ी युद्ध, बॉस्निया हर्जेगोविना। और ये सब मैं देख रहा था। मैं इस मामले में जागरूक बहुत था। घर में 2-3 अखबार आते थे और बहुत सारी पत्रिकाएं आती थीं, तो मैं उनको पढ़ता रहता था। और देख रहा हूँ कि भारत ही नहीं, दुनिया भर की जो हालत है वो कुछ मज़ेदार है नहीं। पहली बार हमने खाड़ी युद्ध को टीवी पर देखा, वो पहला CNN। हाँ, CNN। उस समय पहली बार हमें तो पता उसमें स्कड मिसाइल्स, पैट्रियट मिसाइल्स, और आप ये सब देख रहे हो ऐसे। तो वो सब आप जब एक छोटे बच्चे हो और अभी आप प्रभावों के प्रति बहुत खुले हुए हो, वल्नरेबल हो, इम्प्रेशनेबल माइंड है, तो वो सब आकर के छपता चला गया। मैं देख रहा हूँ ये सब। अब कैसे बदलें दुनिया में, कुछ तो करके दिखाना है। उम्र कम है, बुद्धि कम है, पर ये संकल्प तो हो रहा है कुछ करना। वो करके दिखाने का, जब आपकी परवरिश उत्तर प्रदेश में हुई होती है, ननिहाल मध्य प्रदेश में होता है, तो आपको एक ही तरीका दिखता है, IAS। कि भाई यही है। दूसरे ये कि मेरे माँ की तरफ के भी कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में थे, मेरे नाना ही, और मेरे पिताजी भी, तो वही दिखाई देता था। तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू करके एक पत्रिका चलती थी, अब पता नहीं चलती है कि नहीं। तो उसमें सब इंटरव्यूज रहते थे IAS टॉपर्स के। तो उसमें ये रहता था कि उन दिनों में ये था, अर्ली 90s, कि ज़्यादातर जो टॉपर्स होते थे वो IIT से होते थे। तो 10वीं में मेरा परिणाम आया, अच्छा परिणाम आया था पढ़ाई लिखाई का, और मेरे लगभग सभी विषयों में अच्छे नंबर थे। मेरी पूरे भारत में तीसरी पोजीशन आई थी, उत्तर प्रदेश में पहला स्थान था। और मुझे साइंस से ऐसा कोई विशेष लगाव भी नहीं था। मेरे हिस्ट्री में, ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेजेस, इनमें भी अच्छे नंबर आए थे, बल्कि साइंस में बायोलॉजी मुझे ज़्यादा प्रिय थी। पर ये कि भाई IIT जाओ तो फिर उधर से IAS का रास्ता खुलता है, तो फिर IIT JEE की तैयारी करी, IIT चले गए। तब तक और दुनिया फिर दिखने लगी। जब दिल्ली पहुंच जाओ
तो उत्तर प्रदेश से बहुत आगे की बातें पता चलने लगती हैं। दूसरे, इंटरनेट आ गया था। अच्छा। सन 97 में हम लोगों को कैंपस में इंटरनेट कैंपस में उपलब्ध करा मिला दिया था, गया था। वीसेट से थोड़ा हाँ, स्लो आता था, लेकिन आता था नेटस्केप नेविगेटर। कैंपस में अच्छी स्पीड में आता अच्छा, था। कैंपस में आईआईटी उस समय कैंपस में तब भी अच्छी स्पीड में आता था। और चूंकि नया नया आया था तो चस्का लगा था, तो हम लोग रात रात भर कंप्यूटर सेंटर में बैठे रहते थे। और उसके 1 साल बाद तो हॉस्टल में ही उपलब्ध करा दिया गया था। तो दुनिया की खबर लगने लगी। फिर 99 में मुझे पास आउट होना था, तो उससे करीब 4-6 महीने पहले मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी, और उसमें और नई दुनिया खुल गई, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता था उसके लिए नाते। तो समझ में आया कि अगर आप वाकई दुनिया में कुछ करना चाहते हो, तो ब्यूरोक्रेसी वो जगह नहीं है जहाँ से क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हम लोग जब विद्यार्थियों को कोई किताब देते हैं तो कहते हैं ये वो जगह है जहाँ अंडरलाइन कर लेना है। मैं चाहूंगा कि इस वाले वाक्य को हमारे जो दर्शक हैं वो अंडरलाइन कर लें कि ब्यूरोक्रेसी जो है वह बदलाव के लिए उपयुक्त औजार नहीं है। वो व्यवस्था को चलाए रखने के लिए इट्स बाय डिजाइन स्टेटस को इंस्ट्रूमेंट। क्रमशः थोड़े उसमें परिवर्तन सुधार ला सकती है ब्यूरोक्रेसी, इंक्रीमेंटल, पर आप उसमें कोई डिसरप्टिव चेंज नहीं ला सकते एज अ ब्यूरोक्रेट। ये समझ में आना शुरू हुआ। और आप आईआईटी में रहते हैं तो आपके पास एक ये फ़ायदा रहता है कि सीनियर्स होते हैं बहुत सारे जिन्होंने पिछले सालों में सिविल सर्विसेज क्लियर किया होता है। तो मैं उनसे मिला भी, उनके अनुभव पूछे। उनमें से एक तो ऐसे थे जिन्होंने मुझसे पिछले ही साल ऑल इंडिया रैंक 3 निकाली थी। पिछले साल नहीं, पिछले से पिछले साल। और उसके बाद उन्होंने आईएएस छोड़ दिया था। वो यूएस चले गए थे, वहाँ से उन्होंने एमबीए वगैरह करा था और फिर वो वहीं बैठ गए थे। तो कई लोगों से मिला। और सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में ख़ास बात यह है कि एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाता है। बहुत बातें ऐसी पढ़नी पड़ती हैं जो शायद आप ताउम्र न पढ़ते, कभी ना पढ़ते, 20 साल बाद भी नहीं पढ़ते। तो उससे एक्सपोजर मिला और लोगों से मिला जुला। फिर सन 2000 था, 1999 में पास आउट हुआ, 2000 में मेरा सिलेक्शन हो गया और कैट का फॉर्म भर दिया था जो आईएम वाला होता है। तो लेकिन तब नवंबर में हमारे मेंस हुआ करते थे, अप्रैल में होता था प्रीलिम्स और नवंबर मेंस होता था, दिसंबर में कैट था। तो कैट की कोई बहुत तैयारी भी नहीं करी थी, महीना भर मिला था मुश्किल से, और ऐसे ही था, वो कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था और बहुत द्रुत गति से, बहुत रैपिडली मुझे पता चलता जा रहा था कि यहाँ तो सीमाएं ही सीमाएं हैं, क्योंकि अब आप उस व्यवस्था के अंदर जा रहे हो ना। उसके बाद वो इंटरव्यू कॉल वगैरह आई और मेडिकल चेकअप होता है। हाँ, पहले तो वो राम मनोहर लोहिया में मेडिकल चेकअप था हमारा। तो हमारा एक 15-20 लोगों का जो सेलेक्ट हुए थे सब, उनका ग्रुप बनाया गया। उसमें आपको मेरे ख्याल से 1 दिन पूरे दिन या 2 दिन पूरे दिन वहाँ रहना होता है। तो ये लोग जो सेलेक्ट हुए थे, जो मेरे ही बैच के हैं, अब जो सेलेक्ट हुए हैं मेरे साथ में, फाइनल रैंक आ गई है, उनके साथ पूरा दिन बिताया। और मतलब हो सकता है उसमें मेरी गलती हो, मेरा दर्प हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद नहीं आए लोग। मैंने कहा कि इनके साथ पूरा मैंने कहा मैं इनके साथ तो पूरी ज़िंदगी इनको कलीग मान के काम नहीं कर पाऊंगा। उसमें से कुछ ऐसे भी थे जिनकी मुझसे बेहतर रैंक थी, ठीक बात। और मैं कह रहा हूँ कि इनकी बेहतर रैंक कैसे हो सकती है। तो ये सब चल रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि अगर ये नहीं तो क्या। ठीक है। तो वो बड़े बड़े भीतरी चीरफाड़ का समय था। जैसे आपको 2 तरफ से खींचा जा रहा है, जो आप जानते हो वो छूटने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बहुत दिल पर पत्थर रख के मैं आईएम चला गया। अच्छा, वह भी आपकी पसंदीदा जगह नहीं थी? अरे एकदम नहीं थी, एकदम ही नहीं थी। एक तो ये हुआ कि आईएएस नहीं मिला प्रॉपर, 184 रैंक आई थी, तो एक तो ये हुआ। लेकिन वो नहीं भी मिला तो भी 184 रैंक अच्छी होती है, और मेरे अटेम्प्ट सब बचे हुए थे। मैं पर अच्छा, उस समय 184 पे रिलेटिवली लोअर सर्विसेज मिलती थी, जबकि आपका 184 पे हो सकता है आपको आईएएस नहीं तो आईपीएस तो मिल ही जाए। नहीं, उस समय पर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, यही 3 मैंने भरे थे, ये तीनों ही नहीं मिल रहे थे।
ये तीनों ही मेरे ख्याल से 100-110 तक हो गए थे, मेरी थी 184 में, फंस गया था उसमें। तो अक्टूबर नवंबर में बुलाते हैं एकेडमी शायद, है ना? लेकिन आईएम में जून में ही बुला लिया था, तो उन्होंने पहले बुला लिया तो मैं पहले चला गया। फिर बीच में एकेडमी भी गया था कुछ समय को, ऐसे ही बस 2-4 दिन को जा करके वहाँ पे मैंने कहा कि और वहाँ जा करके बिल्कुल कोई खुश नहीं था। पता नहीं कैसे हम अहमदाबाद में चयन हो गया था। और ये मज़ेदार बात है, जो चीज़ मैं चाहता था कि आईएएस की तरफ जाना है, वहाँ रैंक आई 184 और कैट में लगभग शायद ऑल इंडिया टॉप किया होगा मैंने, क्योंकि हाँ, IIM अहमदाबाद में आप थे तो IIM अहमदाबाद में भी एक आदित्य बिरला स्कॉलरशिप होती है, जो उन्हीं को ऑफर होती है जो उन्होंने ऑल इंडिया कैट टॉप परसेंटाइल निकाला होता है, तो वो उसका आया था, तो उससे अनुमान ये है कि शायद टॉप ही किया था। भाग्य के संयोग है, तो वहाँ चला गया, किसी कदर वहाँ 2 साल निकाले। हालांकि सीखने को बहुत मिला, जो IIM में सीखा वो आज भी काम आ रहा है। आज भी जो हो रहा है वो प्रबंधन बहुत मांगता है, और एक तरह की एंटरप्रेन्योरशिप ही है, क्योंकि आपने एक नया काम शुरू करा है। लेकिन तब भी कुछ पता नहीं था कि करना क्या है। हाँ, ये दिख रहा था कि क्या नहीं करना है। फिर IIM में कुछ कोर्सेज थे जिनसे मुझे अंदाज़ा लगा कि सब कुछ है यहाँ पर, शिक्षा अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, बहुत अच्छी प्रतिभा के लोग हैं, लेकिन फिर भी इनको आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और मैं कहूँगा विजडम की तरफ से इनपुट्स की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि IIM में वैसे कोर्सेज होते हैं, वहाँ सिर्फ फाइनेंस, मार्केटिंग, स्ट्रेटजी, HR यही नहीं पढ़ाते, थोड़ा ये सब भी पढ़ाया जाता है कि मानव स्वभाव कैसा है, और लिटरेचर भी पढ़ाते हैं, जो क्लासिक्स हैं थोड़ा सा एक्सपोजर उनका भी दिया जाता है। वो सब ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं, लेकिन फिर भी उपलब्ध होते हैं। तो मैंने वो सब कोर्सेज सारे ही सेलेक्ट करे। मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि मैं तो अंधेरे में था, मुझे नहीं पता था मुझे ज़िंदगी में अब करना क्या है। IAS का सोचा था, वो छोड़ा है, अब करना क्या है, ये नॉर्मल फाइनेंस, मार्केटिंग, इसमें तो दिल था नहीं मेरा। तो मैं नई नई चीज़ें जो है सब वहाँ जाकर आजमा रहा था। तो उन कोर्सेज से मुझे थोड़ी झलक मिली। मैंने कहा ये है, ये वो चीज़ है जिसकी दुनिया को बहुत ज़रूरत है, कि हमारे पास बाहर के बारे में बहुत ज्ञान है पर अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो मैंने फिर वहाँ से निकल करके अपना एक कोर्स डिज़ाइन किया। उसका नाम था पर्सपेक्टिव्स इन लीडरशिप थ्रू लिटरेचर, और मैं 3 साल तक कॉरपोरेट जॉब्स कर रहा था IIM से निकल कर। उस दौरान मैं शाम को अपना ऑफिस के बाद और वीकेंड्स पर जा कर के उस कोर्स को कई इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया करता था, MBA इंस्टीट्यूशंस। तो वहाँ से टीचिंग शुरू हुई मेरी। वेलकम टू द क्लब। वेलकम। और लीडरशिप का वो कोर्स होता था, पर लीडरशिप हो और अध्यात्म ना हो ये तो हो नहीं सकता। तो जहाँ उसमें मुद्रा राक्षस होते थे और बहुत सारे क्लासिक्स होते थे, डिकेंस का मैं कुछ रख देता था, डॉन क्यूएटे होते थे, धीरे धीरे फिर उसमें गीता और उपनिषद भी आ गए। अच्छा। और मुझे ये है कि जहाँ सौंदर्य दिख जाता है वहाँ फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, और जहाँ कुरूपता दिखती है, कुछ भद्दा बेढंगा दिखता है, वहाँ मैं समझौता नहीं कर पाता कि चलो चल रहा है चलने दो। तो मुझे इनमें बड़ी सुंदरता दिखी। जो बात तमाम साहित्यकार अपने अपने तरीकों से कहना चाहते थे, उससे ज़्यादा गहरी बात, ज़्यादा सुंदर तरीके से ऋषियों ने कह रखी है उपनिषदों में, और श्री कृष्ण या वेद व्यास ने कह रखी है भगवद गीता में। तो मैं खिंचता चला गया उसकी ओर। तो जो मेरा ये कोर्स निष्कर्ष आपका हालिया निष्कर्ष है या ये निष्कर्ष उसी वहाँ पे समय था, उसी समय तो था। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ आपकी स्थिति, लेकिन आमतौर पे हम लोग तो विश्वविद्यालय के लोग हैं,
और थैंकफुली आपने ये चीज़ बाद में पढ़नी शुरू की, हम लोगों को विश्वविद्यालय में ही लिटरेचर और ये सब शुरू होता है। वहाँ पर जब इस तरह के बेचैन लोग पहुँचते हैं, जो ये कहते हैं कि आस-पास बहुत गरीबी है, शोषण है, बहुत विषमता है और वो उससे बेचैन होते हैं और हर साल, हर बैच में 2, 4, 5 होते हैं। उनमें से अधिकांश लोग फिर कूदते हैं इस विषमता से लड़ने के लिए जो उनका पर्सपेक्टिव होता है। उस पर्सपेक्टिव के तहत वो एक्टिविज्म में जाते हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में जाते हैं, कभी-कभी वो वाम की तरफ चले समझ जाते गए। हैं, उन संघर्षों को करते हैं। ये ऐसा समझिए, क्यों था कि आपने इसके लिए बजाय जो चीज़ बाहर गलत है, उसे वहाँ ठीक करने की बजाय उसका प्रभाव या उसको उसके लिए आपने अंदर की तरफ जाना तय किया, जबकि आपने तो इतना लिटरेचर पढ़ा था, तो आपने ज़ाहिर है कि धूमिल भी पढ़ा होगा, नागार्जुन भी पढ़ा बस होगा। इसीलिए क्योंकि मैं इन सब क्रांतियों का और एक्टिविज्म का, सक्रियता का हश्र देख चुका था। मेरे लिए वो नई चीज़ नहीं थी। मतलब ये 91 का प्रभाव है या मतलब क्या? नहीं, जो रीडिंग करी थी, और अच्छा। मैं बहुत सोचता था, बहुत देखता था, और मेरे पिताजी थे, तो मैं बहुत भाग्यशाली था कि उनकी ओर से कभी कोई दबाव ऐसा नहीं रहता था कि इस तरह सोचो, ऐसा करो। लेकिन जब भी मैं कहीं पर अटक जाऊं तो एकदम संक्षेप में जहां अटका हुआ हूं वहां से वो बाधा हटा देते थे। तो बाहरी सक्रियता, जो आउटर रिवॉल्यूशंस हैं, चाहे वो भारत में रहे हों, इमरजेंसी के टाइम पर तो हमारे यहाँ भी हुए हैं, स्वतंत्रता के बाद भी हुए हैं, और चाहे फिर आप वहाँ चले जाएं कि रूसी फ्रांसीसी क्रांतियाँ और ये सब, वो सब सफल रही हैं एक सीमा तक, लेकिन वो भी अपना वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई हैं वो जो होना चाहिए था। तो ये मेरी तरह का एक्टिविज्म था कि जितना लिटरेचर मुझे बहुत पसंद आया था, वो सब ले करके मैंने उसको एमबीए सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिया, और एक विजिटिंग फैकल्टी की तरह मैं अपना वहाँ जाके वीकेंड से पढ़ाता था। मेरी जी में जॉब थी पहली, तो मैं वहाँ पर अपना गुड़गांव में जॉब करता था, मैनेजरियल। और कुछ शाम को, रात में भी क्लासेस हो जाती थी, 8 बजे 9 बजे। आईआईटी में मैंने जाकर के आधी रात के बाद भी क्लासेस ली हैं, यही आईआईटी दिल्ली में। हाँ, आईआईटी में, लेकिन ये खूबसूरती है कि संभव है। हाँ, संभव है। तो और ज़्यादातर वीकेंड्स पर, तो वहाँ मैं अपना जा कर के पढ़ाता था। तो साहित्य से शुरुआत हुई और वो आध्यात्मिक साहित्य तक बात चली गई, और मुझे उसमें बड़ा रस आने लग गया। तो जो जब वो सिलेबस सेट करना तो मेरे ही हाथ में था, क्योंकि मेरे ही द्वारा प्रपोज्ड और फ्लोटेड कोर्स था वो। तो हर सेमेस्टर उसमें जो स्पिरिचुअल कंपोनेंट होता था वो बढ़ने लग गया, और एक समय आया जब वो 2/3 3/4 ऐसा हो गया लगभग। फिर तब तक मेरे ऊपर जो शिक्षा ऋण था, एजुकेशन लोन था, वो भी उतर गया था। लगभग 3 साल बीत गए थे। मैंने कहा अब ये मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने मतलब लगा है। आप मान रहे हैं कि आईआईएम की शिक्षा अगर इतनी महंगी न होती, तो दुनिया को आचार्य प्रशांत 3 साल पहले मिल जाते। कह सकते हैं, पर उस समय तो महंगी थी भी नहीं। फिर काहे इतना लोन हो गया? पर लोन तो चुकाना पड़ेगा ना। लोन तो चुकाना पड़ेगा। उस समय पर एक कंप्यूटर मिला करके शायद मेरा जो पूरा खर्चा था वो 3 लाख रुपए का था। अब तो 25 लाख की बात है। हाँ हाँ, और लेकिन उस 3 लाख की भी जो किश्त आती थी वो लगभग 8-10 हज़ार आती थी, तो वो तो चुकानी पड़ेगी ना। अच्छा, और 3 लाख उस समय के हिसाब से, तो 3 साल करीब लगे। वो 5 साल का एजुकेशन लोन था जिसको मैंने जल्दी करके 3 साल में निपटा दिया। मैंने कहा अब नहीं रुकना है, तो फिर अद्वैत लाइफ एजुकेशन की स्थापना हुई, और उसमें फिर मैंने कहा स्टूडेंट्स को ही पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स को ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश का ही, पर और जगहों पर भी, वहाँ पर उसको फ्लोट करते थे। उसको कोर्स का नाम दिया था HIDP, होलिस्टिक इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और MBA में जो चीज़ें पढ़ाते थे, एक एक उन्नत एडवांस्ड स्तर पर, वो वहाँ पर डाइल्यूटेड तरीके से पढ़ानी शुरू करी।
और जितना पढ़ाता जा रहा था उतना ही मुझे भी समझ में आता जा रहा था। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अच्छा तो यह था कि कोई पढ़ रहा हो ना बात पढ़ है, रहा एक हो। शिक्षक होने के नाते हम इस बात को बार बार दोहराते हैं कि किसी चीज को जानने का बहुत अच्छा तरीका उसे पढ़ाने हाँ लगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही हुआ है मेरे साथ। मैं इस बारे में खुशकिस्मत रहा है कि बहुत जल्दी पढ़ाना शुरू कर दिया, तो इस नाते पढ़ाता जा रहा था, सीखता जा रहा था। मैं हमेशा कहता था कि मैंने पढ़ा दिया पूरे सेमेस्टर, तुमने कुछ सीखा हो नहीं सीखा हो, मैंने तो सीख लिया, मैं खुश हूँ। तो लेकिन उसमें जब वो जो कॉलेजेस वाला जो काम था, उसमें बंधन बहुत थे, क्योंकि कॉलेज की अनुमति से होगा, कॉलेज के टाइम टेबल के हिसाब से होगा। और अब बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें आपको ऑटोनॉमी चाहिए होती है, पर वो आपको एक एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं मिल पाती है। तो उसमें काम आगे बढ़ रहा था, अच्छे से बढ़ रहा था। लेकिन वो बात नहीं बन रही थी जो मुझे करनी थी। मुझे जो बोध साहित्य है उसको और गहराई से लोगों तक ले जाना था, और मैं उसके परिणाम भी अब देख रहा था कि मेरे जो छात्र उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ने लग जाते थे, उनकी ज़िंदगी के फैसले बदलने लग जाते थे, उनका व्यक्तित्व तो अलग तरीके से निखरने लग जाता था। तो मैं और ज़्यादा निश्चित होता जा रहा था कि यही रास्ता है और ये बिल्कुल ठीक है। अगर दुनिया बदलनी है तो इंसान बदलना होगा, और अगर इंसान बदलना है तो उस तक बोध साहित्य लेकर जाना होगा। तो फिर अद्वैत लाइफ एजुकेशन के तमाम कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए फिर जो अभी प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन है, फिर उसकी स्थापना हुई। क्योंकि लोगों को मैंने शिविरों में, बोध शिविरों में ले जाना करीब 2010 से शुरू कर दिया था। वहाँ किसी द्वारा लगाया गया कोई बंधन, कोई शर्त, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता था, और मैंने कहा यही करना है, और वही करने के लिए फिर इसकी स्थापना हो गई, और ये वही काम कर रही है। दुनिया भर का जो विजडम लिटरेचर है वो हम लोगों तक लेकर के जाते हैं। काम जितना आगे बढ़ता गया उतना ज़्यादा पुख्ता सबूत मिलते गए कि यही सही काम है, प्रमाण आते गए, जिंदगियां बदलती गईं। आचार्य जी, आपने जिस संदर्भ में सिविल सर्विसेज में ये कहा कि अपने संभावित कुलीग्स को देखकर आपको समझ में आ गया कि भाई इनके साथ तो काम करना मुश्किल है, विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग। मतलब चूंकि मुझे हर साल लगभग हर उस व्यक्ति को जो मेंस क्लियर करता है देखने का, मिलने का मौका मिलता है, और उनमें से बहुत सारे लोगों के बारे में हमारी राय ऐसी हो सकती है। लेकिन जिस जगह पर आप पहुंचे वहां के कुलीग्स भी कोई कम कुख्यात नहीं है। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर हम स्पिरिचुअलिटी स्केप की बात करें तो अगर वहाँ सह ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करना मुश्किल है या उनके संदर्भ में काम करना मुश्किल है, तो जिस जगह आप हैं उस जगह के जो कुलीग्स हैं उनकी भी करतूतें कोई बहुत अच्छी तो नहीं है, उनमें से बहुतों की, सबकी तो नहीं कह सकते। आपको इस जगह पर ये घुटन, ये बेबसी का एहसास बिल्कुल नहीं होता? यहाँ लेकिन मुझे कृष्णों, बुद्धों, कबीरों का संग मिला हुआ है ना, तो आसपास वो होंगे, लेकिन बिल्कुल अपने निकट और अपने भीतर में इनको रख पाता हूँ। पर अगर मैं सिविल सेवा में चला गया होता तो सारे ही वैसे रहते तो वहाँ तो सारे ही वैसे रहते, दूर के भी, निकट के भी, और बहुत निकट के वे हो जाते तो शायद वो मेरे भीतर भी प्रवेश कर जाते। अभी यहाँ पर ये है कि बाहर की दुनिया जैसी है वैसी है, बिल्कुल वैसी है शायद जैसा आपने कहा, लेकिन कम से कम ये मेरा हॉल है, यहाँ मेरे सत्र होते हैं, यहाँ मैं बाहरी दुनिया को प्रवेश नहीं करने देता। यहाँ पर हम हैं, बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं, और बस यही रहता है। तो यही रहता है। दूसरे, वो जितना आगे बढ़ता गया उतना ये जो भीतर की दुनिया थी ये विस्तार भी लेती गई। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। तो वो सब देखने के बाद फिर इस बात का बहुत मलाल नहीं रह जाता
कि बाहर क्या चल रहा है, बल्कि ज़्यादा ध्यान इस पर जाता है कि जो खुद कर रहे हो ना, इसको ही और तीव्रता से करो तो जो बाहर चल रहा है वो शायद ठीक हो पाएगा। कहते हैं ना, एक्शन इज द एंटीडोट टू डिस्पेयर। तो मुझे फिर एक्शन का एक साधन, एक मंच, एक विधि, एक जरिया मिल गया। अ, चलिए इस पर थोड़ा सा और गहरा समझने जी। की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों के लिए शायद और ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने कहा कि दुनिया अगर बदलनी है तो व्यक्ति को बदलना होगा, और आचार्य जी के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, समझ में आ रहा है कि उन्हें जब ये एहसास हुआ तो वे स्वयं में बदलाव महसूस करते हैं, उनको थोड़ी सी आज़ादी या स्वतंत्र सोच पैदा होती है। लेकिन आचार्य जी या बुद्ध या महावीर, ये तो दुनिया में गिनती के ही रहेंगे। वे जब आए तो मान लीजिए बुद्ध ने तो पूरे दुनिया को ही बदलने की उसके बाद कोशिश की, लेकिन हम जानते हैं कि उसके बाद और बुद्ध नहीं, 0.5%, 0.2% रहे होंगे, लेकिन बुद्ध बोधिसत्व की स्थिति में नहीं पहुंचते। तो दुनिया बदलने का जो एक आम जन का पर्सपेक्टिव है, उसके साथ आप कैसे कहें कि संगति बैठाते हैं? क्योंकि आम जन तो ये कहेगा कि ठीक है, मैं खुद बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक एक थोड़ी सी सहूलियत की, कम कष्टकारी, लेकिन एक नैतिक किस्म की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अब उसके लिए उसके पास वही प्रवाह जीव वाले रास्ते हैं कि भैया एक अच्छी नौकरी कर लो, एक अच्छी शादी कर लो, बच्चों को पाल लीजिए और रिटायर होकर पेंशन पाइए और खुश रहिए। आपके नज़र में इस प्रभाजीवी जिंदगी में गलती क्या है? मोरल डायलेमा क्या है कि अगर मेरा कोई विद्यार्थी आके कहे कि सर आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी तो सिर्फ इतनी सी इच्छा है कि मैं अच्छी सी मेहनत करूं, परीक्षा पास करूं, अपना घर पालूं, बच्चों को पालूं, और कोशिश करूं कि मेरे बूते कुछ गड़बड़ ना हो, मैं तो इतनी नैतिकता भी रहे। What is wrong with this wisdom or this Desire. form of this desire? प्रॉब्लम ये है कि डिजायर उसकी अपनी है नहीं। Thank you for saying it, because I've been saying it for many years now. ये चीज कि मुझे एक बंधा बंधाया सधा हुआ जीवन मिल जाए सुरक्षित, ये कोई उसने अपनी ओर से मौलिक चिंतन थोड़े ही कराया। ये चीज भी उसके भीतर, उस विद्यार्थी के भीतर शायद उसकी मध्यम वर्गीय साधारण पृष्ठभूमि ने डाल दी है कि ठीक है, इतने पैसे आ रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो तुम ये सब कर लो। तो हमें ये तो दिखता है कि हम जो चाह रहे हैं, जो हमारी एस्पिरेशन है, उसमें हमें मिल क्या जाएगा। मैं चाहता हूं हम ये भी देखें कि आप जो चाह रहे हो उसमें आप अपने आप को वंचित किससे कर लोगे, क्या कीमत अदा करें, क्या कीमत अदा करोगे। लेकिन जो कीमत अदा करोगे वो छुपी हुई होगी, वो अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, क्योंकि जो मिल गया वो तो दिखता है, जो नहीं मिला चूंकि वो नहीं मिला इसलिए नहीं दिखता है, वो पोटेंशियल की फॉर्म में है ना, बस संभावना की तरह वो रह जाता है। और आपको ये आश्वस्ति देने का कोई बहुत अच्छा तरीका होता नहीं है कि देखो तुम यहां तक पहुंचे, पर तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी नियति यहां तक पहुंचने की थी, आप उसको कैसे कराएंगे। वो आप तभी करा सकते हैं जब आप उसको सही संगति दे पाएं और ऐसों से साक्षात करवा पाएं जो सचमुच ऊपर पहुंचे हुए हैं। वैसे लोग हो सकता है हमको जिंदा जीते जी ना मिलें, तो वैसे लोग हमको यहाँ मिलते हैं, किताबों में मिलते हैं। जब आप देखते हैं कि ये वक्तव्य है किसी का, आपने नाम लिए थे, आप धूमिल का वक्तव्य देख लें, आप साहित्य की बात करें, या आप अध्यात्म की तरफ चले जाएं तो इतने लोग हुए हैं, दर्शन की तरफ चले जाएं तो वहाँ इतनी बातें हैं, और आप कहें कि मैं कहाँ अटक करके रह गया, ये व्यक्ति भी मेरी ही तरह पैदा हुआ था और ये कहाँ तक चला गया, तब जा करके आपको एहसास होना शुरू होता है कि आप कुछ खो रहे हैं, आप किसी चीज़ से स्वयं को वंचित कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति कहने आए ना कि मैंने जो सोचा है और मैंने अपने लिए जो योजना बनाई है वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उससे कहता हूं कि तुमको थोड़ी सी संगति की ज़रूरत है। जैसे चिड़िया है, उसको उसके झुंड से आप बिल्कुल अलग कर दें और किसी वजह से वो बस एक छोटी ऊंचाई पर ही उड़ना सीख ले और उसी पे उसका जीवन यापन चलने लग जाए, तो उसको लगेगा कि यही तो मेरी नियति है। लेकिन एक बार उसको
सही अपना झुंड मिल गया, उसने देख लिया कि मैं कितना ऊंचा उड़ सकती थी, फिर उसके भीतर एक असंतोष पैदा होता है। वो जो असंतोष है, उसी से सारी भौतिक भी और आध्यात्मिक भी प्रगति होती है। नहीं, लेकिन मतलब जैसे आपको लगे कि ये बात वहाँ नहीं पहुँच रही है, बताइएगा, हम आगे चल लेंगे। लेकिन मैं इस जगह पर विद्यार्थियों की तरफ से एक हाँ, हाँ, छोटी सी बिल्कुल। बात और देना चाह रहा था कि आपने माना कि ये जो सीमा है हमारे सपनों की, और मैं इस बात को हमेशा से कहता रहा हूँ, ये उस वजह से आई क्योंकि उसकी वो मिडिल क्लास ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी ने उसको ये सपने परोसे, उसमें आजकल कुछ सोशल मीडिया वगैरह जुड़ गया, लेकिन कुल मिला के यहाँ से परोसे गए। इन अदर वर्ड्स, आप इस बात से सहमत हैं कि दरअसल हमारी जो हमारे जो स्वप्न, आकांक्षाएँ और जो हमारी इच्छाएँ होती हैं, वो बहुत हद तक हमारी स्थितियों से, परिस्थितियों से तय होती हैं। मैं कहता हूँ पूरी तरह। अगर ऐसा है, तो इसका मतलब है कि अ, आचार्य जी इस बात को इस तरीके से इसलिए कह पाते हैं, क्योंकि उनके प्रिविलेजेस ने उनको शायद यह बहुत बढ़िया, गुंजाइश बहुत दी बढ़िया, कि वो इस तरीके से सोच। बहुत बढ़िया, बहुत इसका बढ़िया। मतलब है कि यदि हम चाहते हैं कि सब लोगों में यह गुंजाइश पहुंचे, बिल्कुल। तो उसका तरीका यह है कि सब लोगों की स्थिति कम से कम इतनी आजाद जरूर हो सके कि वे आजाद सपने ले सकें। लेकिन आप जो कोशिश कर रहे हैं उससे तो सिर्फ एक की जिंदगी बदल रही है, परिस्थिति नहीं बदल रही है। नहीं, नहीं, परिस्थिति तो परिस्थिति होती है ना, बाहर वाली। हाँ, आप बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं। अभी कल ही मैं किसी से कह रहा था कि भूखे पेट रह लेना, पर पढ़ना जरूर। ठीक है, अब बाहर की स्थिति हो सकती है कि आप गरीब हैं, भूखे पेट ठीक हैं, बात है। लेकिन एक स्थिति, अंतः स्थिति भी तो होती है ना, वो भी तो बदली जा सकती है। एक संगति होती है, बाहर से आपने किसी की संगति देती है। वो संगति किस चीज की है? वो एक फूटे हुए बर्तन की और फटे हुए कपड़े की है, वो बाहरी संगति है। पर भीतर उसको वैचारिक संगति भी तो दी जा सकती है ना। और अगर वो संगति भी दे दी जाए, तो आदमी में फिर वो स्पार्क आता है, वो असंतोष आता है, जिससे जीवन परिवर्तन हो जाता है। मतलब इसकी अपेक्षा करनी चाहिए कि ऐसा होगा, इसके ऐसा लिए होता है। प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम बाहर की स्थितियों को ही नहीं। सामान्यतः इस तरह से बदलें कि हाँ, अधिकांश लोगों के हाँ, पास हाँ। यह स्थिति महसूस हो जाए कि हाँ, कम से कम बेसिक सपने मैं अपने लूंगा, किसी और के दिए हुए नहीं नहीं, लूंगा। बाहर की स्थिति बदलने से भीतर आप अपने देखना शुरू कर देंगे, ये कतई होने नहीं अनिवार्य वाला नहीं है। है। अनिवार्य नहीं, और मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बाहर आप उसको जितनी ज़्यादा सुविधाएं दे देंगे और विषय दे देंगे, उसकी आंखें उतना ज़्यादा और बाहर की ओर ही तो भागेंगी ना। उसके पास ये इंसेंटिव तो और कम हो जाएगा कि वो भीतर से स्वयं को बदले। भाई, मेरा जन्म ही हुआ है अमेरिका में, सब कुछ खुशहाल है बाहर बाहर, मैं क्यों देखूं स्वयं को भीतर? सब कुछ बाहर है। और अगर मुझे कुछ भीतर से बेचैनी अनुभव भी होती है, तो मैं उसका समाधान खोजने बाजार की तरफ निकल जाऊंगा ना। बाजार है ना, वो सपनों का बाजार है, वो सब आपको बेच देगा। मैं क्यों देखूं भीतर की तरफ? तो मुझे संगति मिली, उसको आर्थिक परिस्थिति वगैरह बोलना उतना ठीक नहीं होगा। मुझे जिनकी संगति मिली, मैं उन्हीं की संगति अब सब तक पहुंचा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं इस मामले में सौभाग्यशाली था कि मैं इनसे मिल पाया, तो अब मैं निमित्त बन करके तुम तक इनको पहुंचा रहा हूं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। चलिए, इसी को एक कदम आगे लेके जाते हैं और से वो दूसरा बिंदु शुरू होगा। ये सारी चीजें जिस जगह हो रही हैं, ये जो द्वंद्व जहां अवस्थित हैं, ज्यादा दार्शनिक हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे। नहीं, नहीं, मैं चाहता हूं और हो जाए, तो बात गहरी जानी इस चाहिए। जिस जगह ये हो रहे हैं, और शायद विद्यार्थी इस बात को पहचान पाएंगे, इस चीज को हम कहते हैं हमारा मन। हमारे मन में ये हो रहा है, जिसे माइंड कहा जाता है, जो कि ब्रेन से अलग होता है। आप क्योंकि इस मन को लेकर कबीर परेशान रहते हैं, इस मन को लेकर तमाम लोग परेशान रहते हैं, कैसे इस पर लगाम लगाएं, कैसे इस पर बंधन दिया जाए। और हम कई बार तो बल्कि कक्षा में कहते हैं कि मत, अभी बहुत बंधन मत बांधिए, अभी थोड़ा सा आजाद भी रह लीजिए। आपके अनुसार ये मन दरअसल क्या है? हाउ डू वी, नॉट नेसेसरली डेफिनेशन, परिभाषा अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप इस मन या माइंड को कैसे देखते हैं जिसे इतने नियंत्रण की जरूरत पड़ती है? क्या चीज? जो आप का अहम होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए दुनिया की जिन जिन वस्तुओं से नाता जोड़ता है, वो उसके विषय बन जाते हैं। दुनिया में अनंत वस्तुएं हैं,
आप हर वस्तु से नाता नहीं जोड़ते। डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, इस पर निर्भर करते हुए कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आपकी आत्म परिभाषा क्या है, आप इससे रिश्ता जोड़ते हो, इससे रिश्ता जोड़ते हो, इससे रिश्ता जोड़ते हो। जिससे जिससे आपने रिश्ता जोड़ दिया वो आपके भीतर आकर के बैठ जाता है विषय बन करके। ये जो सब विषयों का संकलन है अहम के इर्द गिर्द, ये मन कहलाता है। तो मन ऐसा है जैसे जैसे ये कक्ष है, ये पूरा भरा हुआ है, और इसके बीच में बैठे हुए हैं नेताजी। और नेताजी कौन है? अहम, अहंकार, ईगो। और ये बाकी सब जो हैं वो हैं जो अहम से संबंधित है। ठीक है, तो अहम की धुरी के इर्द गिर्द मन की बस्ती बसती है। अहम के इर्द गिर्द मन एक मोहल्ला है। तो मन अपने आप में चेतन नहीं होता है। ये जो हम लोक भाषा में बोल देते हैं अक्सर ना कि माइंड ऐसा कर रहा है, माइंड वैसा कर रहा है, मन ऐसा करता है, मन वैसा करता है। मन अपने आप में सिर्फ एक संकलन है, एक समुच्चय है, एक एग्रीगेशन है, एक कॉन्ग्रीगेट है। चैतन्य वस्तु ये होती है बीच में, जिसने अपने विषयों को यहां इकट्ठा कर रखा होता है। जितना ज्यादा इसकी अपूर्णता की भावना होगी उतने ज्यादा विषय इकट्ठा करेगा, फिर उसको आप बोलते हो क्लटर्ड माइंड। तो ये मन है। ये आपका जो कोर एरिया है उस पर हम लोगों को पहुंचा देता है। जब हम ये कहते हैं कि जो जैसे आप वेदांत में बात भी करते हैं कि हम एक मैं हूं और एक मैं से इतर है, और ये दरअसल दो नहीं है, दोनों एक ही है। इस कॉन्टेक्स्ट में, अरे इट्स गेटिंग फिलोसॉफिकल, बट आई एम हैप्पी दैट मुझे कोई व्यक्ति मिल रहा है जिससे मैं ये बात कर सकता हूँ। तो मैं अक्सर इस चीज़ को लेकर परेशान रहा हूँ, और क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है, आप जिसे बाहर कहते हैं उसके पर्सपेक्टिव से। ये जो पुनर्जन्म है, इसे लेकर आपकी क्या समझ है? क्या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं? और अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो इसके फिलोसॉफिकल कॉनोटेशन क्या है? क्योंकि हम लोग हमेशा से मानते हैं कि उसी स्पिरिचुअलिटी ने, अध्यात्म जिसकी आप बात करें, इसका जो पॉपुलर वर्जन है, उसमें पुनर्जन्म का इस्तेमाल लगातार बहुत सारे शोषणों को जस्टिफाई करने के लिए, जायज करने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए किया गया है, चाहे वो जेंडर को लेकर हो, कास्ट को लेकर हो, कम्युनिटी को लेकर हो। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, या एग्जिस्ट करती है लेकिन इसका वो मतलब नहीं है जो बाकी नहीं? एग्जिस्ट बिल्कुल करती है, बल्कि सनातन की और सनातनी की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के ये दोनों बड़े आवश्यक स्तंभ हैं, कर्म और पुनर्जन्म। 84 लाख योनियां और इत्यादि। और विडंबना ये है कि लोक संस्कृति में इन दोनों को ही समझा नहीं गया है। न समझा गया होता तो बात उतनी बुरी भी नहीं होती, विकृत बहुत कर दिया गया है। तो ना समझी को समझ का जामा पहना दिया गया है। पुनर्जन्म जब आप कहते हैं तो किसका पुनर्जन्म? पुनर्जन्म तो निसंदेह है और वो बहुत स्पष्ट है कि पुनर्जन्म है, पर किसका? पुनर्जन्म प्रकृति का हो रहा है, और समझने के लिए बहुत आसान इसमें उदाहरण रहता है सागर का और लहरों का। सागर है जिसको हम एक टोटैलिटी बोल सकते हैं, समष्टि। उसमें से लहरें उठती हैं, लहरें गिर जाती हैं। जो लहर गिरी उसी की बूंदें, उसी के अणु अब किसी और लहर में उठेंगे, गिरेंगे, पर सारे के सारे वही अणु दूसरी लहर में नहीं चले जाएंगे। तो पुनर्जन्म तो हुआ है, पर पिछली लहर का नहीं हुआ है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हुज रीइंकार्नेशन। माने आप मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है जैसा कहा गया कि भैया चूंकि तुमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे इसलिए तुम शूद्र पैदा। उसके लिए प्रश्न आएगा ना कि तुमने माने कौन? जैसे मैंने पूछा पुनर्जन्म किसका, वैसे ही फिलोसॉफिकल रिगर ये डिमांड करता है कि पूछा जाए तुमने माने कौन? कौन मतलब जिसे हम सैद्धांतिक तौर पे कहते हैं कि एक आत्मा है जो अलग अलग शरीर धारण कर रही है, वो नहीं। किसकी आत्मा? जिस व्यक्ति के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए मैं
एक ये मैं कौन है? मैं वही अहम से बना हुआ व्यक्ति मैं हूँ। ये मैं क्या है? और जैसे ही मेरा विसर्जन होगा, हाँ। क्या जला दिया जाऊंगा, शमशान में निपट जाऊंगा। नहीं, वो तो जो जलाया दिया जाता है वो तो देह होता है। ये जो मैं है ये नहीं है। आपने ही तो कहा कि व्यक्ति पूरी तरह प्रभावों से निर्मित है, तो मैं कहाँ है? तो हम आज मुक्त मान ले तमाम शूद्रों को कि उन्होंने अतीत में कुछ बुरा नहीं किया था कि शूद्र बने हैं, जो ब्राह्मण ने कहा। बिल्कुल ही वो कचरा बात है, उसका तो कोई किसी तरह से कोई तर्क तो है ही नहीं। पर बात यह है कि जिसको हम मैं बोलते हैं, मैं से आशय ये होता है कि कुछ तो विभिन्नता, यूनिकनेस, मौलिकता होनी चाहिए ना। आपने ही कहा कि हम पूरे तरीके से जैसी हमारी परिस्थितियां रहती हैं वैसे हो जाते हैं। हम सोशल डिटर्मिनेशन जो कहते हैं, सोशल एंड फिजिकल बोथ। हाँ ठीक है ना, फिजिकल भी चाहिए, वो 5 तत्व। हाँ वही सब है। ठीक है। तो तन मन दोनों बाहर से ही आ रहे हैं। ठीक है। तन मन दोनों बाहर से ही आ रहे हैं, तो मैं तो कुछ है नहीं। तो ये पुनर्जन्म होता है पर मेरा नहीं होता। फिर मेरा नहीं होता, किसका होता है? प्रकृति का होता है। पेड़ से पत्ता गिरा और फिर पेड़ पर पत्ता लगा, पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन जो पत्ता गिर गया था वो लौट के नहीं आएगा। सारी गड़बड़ तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि मैं ही अब दूसरा जन्म लूंगा, और वहां पर जो अंडरलाइंग एजम्पशन होता है वो होता है जीवात्मा का। ठीक है। कि भीतर कोई है जो देह से भिन्न है, जो देह के न रहने के बाद भी रहेगा और जाकर के किसी दूसरी देह में गर्भ के माध्यम से प्रवेश लेगा। हाँ, सारा अध्यात्म ये समझने के लिए कि जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता। आत्मा परम सत्य है और आत्मा और जीवात्मा बहुत अलग बातें हैं। आत्मा परम सत्य है और जीवात्मा एकदम झूठ है, क्योंकि भीतर कुछ है नहीं। भीतर कुछ नहीं है। आप जिसको मैं बोलते हो वो भी देह की गतिविधियों का ही नाम है। ठीक है ना। और आप देह, अब ये आपने ब्रेन की बात करी थी, ब्रेन पे थोड़ा सा हथौड़ा मार दो तो जो मैं कॉन्सेप्ट मन है गया, जो आई कॉन्सेप्ट है। और नॉर्मली से इन द क्लास दैट माइंड इज नथिंग बट इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेन। बहुत बढ़िया। कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल बॉडी। तो और ये बहुत बहुत स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो राय, कोई तर्क वितर्क इसमें करा जा नहीं सकता। नहीं, लेकिन तर्क की जरूरत शायद बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो तमाम किस्म के शोषण को जस्टिफाई करने के लिए व्यवस्थागत तरीके से होता है। हमको डराया गया कि हम इस बात पर कभी सवाल ही ना उठाएं। हमें कहा गया कि ये जो चीज़ है इसका संबंध आपकी मुक्ति से है, भगवान से है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं मानोगे तो जा करके नर्क में सड़ोगे। यस। तो ये जो बहुत साधारण सी चीज़, इसमें मैंने कहा कि इसमें तर्क भी क्या करें, तो इतना स्पष्ट है। ये साधारण सी चीज़ भी आम आदमी को देखने नहीं दी गई, उसको इतना डरा दिया गया कि भाई ये बता दो कि तुम जिसको कहते हो कि भीतर कुछ है वो कहाँ है? वो कहाँ है? दिखाओ ना, भीतर कहाँ है? और भीतर जिसको तुम भीतर बोलते हो वो बस बाहर से आए हुए सब प्रभाव ही है। तो पुनर्जन्म तो निसंदेह है, लेकिन पुनर्जन्म समष्टि का है, व्यक्ति का नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं होने वाला। इसे दर्ज कर लिया जाए, बिल्कुल कर लिया जाए। अरे ये मैं 10 सालों से ये बात, पुनर्जन्म पर पूरी एक किताब है, उसका शीर्षक ही है पुनर्जन्म। तो क्योंकि ये देखिए, जब हम सगुण भक्ति वाला हिस्सा पूरा लेते हैं जिसमें कि अवतार, शायद विद्यार्थियों को लिए कुछ थोड़ा सा ज़्यादा दार्शनिक बात लग रही होगी, लेकिन भक्ति के दो रूप होते हैं, आप जानते हैं, निर्गुण और सगुण। और सगुण भक्ति में बार बार ये अवतार वाली संकल्पना जब आती है तो माना जाता है कि यदि ईश्वर भी आते हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति भी आ सकता। और आप तो गीता पर बात करते हैं, गीता तो स्वयं श्री कृष्ण जो कि स्वयं अवतार हैं। तो सगुण भक्ति में ये स्पेस जो है, आपको लगता है कि कुछ थोड़ा ज्यादा दे दिया है मैनिपुलेशन का? देखिए, अगर बात श्री कृष्ण की हो रही है तो गीता के अनुसार होनी चाहिए ना। उनकी बात तो गीता में समाहित है। हम अपनी कल्पनाओं, मान्यताओं को धर्म का नाम दें तो ये हम कर सकते हैं, फिर हमें कह देना चाहिए मेरी व्यक्तिगत राय है, डिस्क्लेमर के साथ। डिस्क्लेमर के साथ करना चाहिए। फिर ये नहीं कहना चाहिए कि वो कृष्ण की बात है। अच्छा। श्री कृष्ण बार बार ये कहते हैं, बार बार, कि तुम जिसको मैं मानते हो पूर्णतया मिथ्या है। और भारत की विडंबना ये है कि बहुत सारे लोग गीता का ही इस्तेमाल करते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि भीतर कुछ है जो कहीं जाके जन्म लेता है। उन श्लोकों पर मैंने अब शायद दर्जनों से ज़्यादा बार चर्चा करी है, बार बार सैकड़ों बार चर्चा करी है। एक एक श्लोक को 4-4 घंटे तक समझाया है।
उससे जुड़े हुए अन्य प्रसंगों के माध्यम से और श्रुति के अन्य उदाहरणों के माध्यम से, प्रमाणों से समझाया है कि नहीं, ये वो जो तुम समझ रहे हो इसका अर्थ ही नहीं है। इस पूरी धार्मिक प्रपंच में इतनी गुंजाइश क्यों है कि इसका इतना मिसअप्रोप्रिएशन हो सके? क्योंकि सच्चाई यह है कि अगर मैं अपने आसपास देखता हूं तो मुझे लगता है कि रैशनैलिटी के रास्ते में, तार्किकता के रास्ते में, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मेरी समझ है कि तार्किकता के रास्ते में ये वाली भ्रांतियां जो अलग अलग तरीके से धर्म के नाम पर आती हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और मतलब हम लोग तो उस एक्सट्रीम तक जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि भैया अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ धर्म आना ही आना है तो इससे तो अच्छा दोनों को छोड़ दीजिए। तो ये जो स्थिति है कि क्यों, व्हाई इज इट सो दैट रिलीजन हैज दिस डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन? अब रिलीजन माने क्या? रिलीजन अपने आप में कोई चेतन चीज तो होती नहीं है। जब आप कह रहे हैं तो रिलीजन क्या है? दर्शन पर आधारित होता है, ठीक है ना। थियोलॉजी तो बहुत बालक वाली बात होती है, फिलॉसफी पर आधारित होता है, दर्शन पर आधारित होता है। सारी समस्या ये आती है कि हम अपना धर्म चाचा ताई फूआ फूफी इनसे ले लेते हैं, या जो स्थानीय मंदिर में पंडित जी हैं उनसे ले लेते हैं, और जिन पुस्तकों से धर्म आया है हम कभी उनका मौलिक पाठ स्वयं नहीं करते। ये समस्या है सारी। और अगर हम उनके पास जाते भी हैं तो पाते हैं कि संस्कृत में है, उधर वो जाते हैं तो पाते हैं कि अरबी में है, हिब्रू में है, ये सब है। लेकिन तो ये फिर पुस्तकें भी तो मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम। उनमें बहुत कुछ ऐसा है जो टाइमलेस है। देखिए, ओके, टेल मी व्हाट एग्जैक्टली टाइमलेस इज? टाइम के साथ वही तो बदलेगा ना जो टाइम का फंक्शन हो, जो टाइम के साथ बदल सकता हो। उदाहरण के लिए, हम और आप, हमारे जैसे दो, आज से 5000 साल पहले अगर बात कर रहे होते तो भाषा दूसरी होती, तो ये समय सापेक्ष हो गई। कपड़े दूसरे होते, समय सापेक्ष हो गए। पर बात के मुद्दों में क्या डर नहीं शामिल होता? बात के मुद्दों में क्या अहम नहीं शामिल होता? क्या पुनर्जन्म नहीं शामिल होता? क्या काम वासना नहीं शामिल होती? क्या असुरक्षा नहीं शामिल होती? अगर तब तक इसकी भाषा आ गई होती तो शायद होती। भाषा की बात ही नहीं, अनुभूति तो है ना लगातार। बच्चा पैदा होता है, 5000 साल पहले भी रोता था, आज भी रोता है। वो बच्चा जो पैदा होता है उसका जो रोना है वो अहंकार का रोना है, प्रतीकात्मक रूप से। तो कुछ बातें ऐसी हैं हमारे भीतर जो बदलती नहीं कभी, है ना। काम क्रोध मद मोह लोभ षड रिपु जिनको गीता कहती है, जब से हम चैतन्य हुए हैं वो हमारी हस्ती हमारे शरीर के साथ चलते हैं। तो उनको हटाने का जो उपाय है वो भी फिर टाइमलेस हो गया ना, कालातीत हो गया। हाँ, धर्म ग्रंथ में अगर ये सब बातें लिखी हो कि यहां से वहां जाना है तो